नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन रहने वाला है पॉलिटी का, और पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्लस एमसीक्यू यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। किस एग्ज़ाम के लिए ये सेशन बनाया गया है? तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो फटाफट से यहाँ पर इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पे सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, कहता है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारत के शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर कहाँ आ गया था? ब्रिटिश ताज को दे दिया गया था। इसके अंतर्गत एक नया पद बनाया गया था। वो पद कौन सा था? भारत सचिव का पद। और भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक संस्था का निर्माण किया गया था। उस संस्था का नाम क्या था? इंडिया काउंसिल। क्लियर? भारत सचिव और इंडिया काउंसिल के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? गृह सरकार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज 389 सदस्य। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य, चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य, देसी रियासतों से 93 सदस्य रखे गए थे। क्लियर? और ये सभी सदस्य कहाँ से निर्वाचित थे? ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से ये सदस्य निर्वाचित थे। और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुने जाने का प्रावधान यहाँ पर किया गया था। सदस्यों को 3 भागों में बांटा जाता है, सामान्य, मुस्लिम और सिख। इसमें पृथक पाकिस्तान की मांग को क्या किया गया था? नामंजूर कर दिया गया था। और इस आयोग की सिफारिश के आधार पर जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न कराए गए थे। चुनाव कितने सीटों पर हुआ था? 299 सीटों पर हुआ था, जिसमें कांग्रेस 208 सीटें, मुस्लिम लीग 73 सीटें और अन्य को कितना प्राप्त हुआ था? मात्र 15 सीट। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन थे? दिल्ली, कुर्ग जो कि कर्नाटक में पड़ता है, अजमेर मारवाड़ जो कि राजस्थान में है, और ब्रिटिश बलूचिस्तान जो कि पाक में पड़ता था। ठीक है। और इसी के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 1946 में किया गया था, जिसमें 2 सितंबर 1946 से अपना कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं लिया था। सारी बातें क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज राष्ट्रपति की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 क्या कहता है दोस्तों? नए राज्य के गठन की बात करता है। नए राज्य के गठन के कौन कौन से चरण है, आइए देखते हैं। पहला, संबंधित राज्य जो है विधानसभा में क्या करता है? अलग राज्य बनाए जाने का प्रस्ताव पारित करता है।
ये पहला चरण हो गया। इसके बाद प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट की सहमति ली जाती है। तीसरा चरण, अहम मसलों पर विचार करने के लिए मंत्री समूह का गठन किया जाता है। चौथे चरण में क्या होता है, मंत्री समूह की सिफारिश पर केंद्र विधेयक का एक मसौदा तैयार करता है जिस पर कैबिनेट की दोबारा स्वीकृति ली जाती है। क्लियर। पांचवा, सिफारिशों को कहाँ भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति इसे संबंधित विधानसभा में उसके सदस्यों की राय जानने के लिए भेजते हैं और राय जानने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक निश्चित समय अवधि तय की जाती है। क्लियर। बिल के मसौदे को वापस केंद्र के पास भेजा जाता है और केंद्र के पास आने पर राज्य के विधायकों की राय शामिल करते हुए गृह मंत्रालय एक नया कैबिनेट नोट तैयार करता है। क्लियर। इसके बाद क्या होता है, राज्य पुनर्गठन विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति के लिए अंतिम रूप से भेजा जाता है। इसके बाद संसद में पेश किया जाता है जहां इसे दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है और इसके बाद नया राज्य गठित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है। IAS 2007 का सवाल है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे भी ये सवाल जो है परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड का गठन कब होता है, 1 दिसंबर 1963 को, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, सिक्किम 16 मई 1975 को और अरुणाचल प्रदेश का गठन कब होता है, 20 फरवरी 1987 को। क्लियर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारत में नागरिकता संविधान के किस भाग में है, भाग 2 में है, किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक में इसका वर्णन किया गया है। फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नागरिकता अधिनियम सबसे पहले कब लागू किया गया था, 1955 में लागू किया गया था। अनुच्छेद 5 में क्या लिखा गया है, इसमें जन्म से भारत के नागरिक होने का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है, पाकिस्तान से आने वाले लोगों के नागरिकता के संबंध में इसमें प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। क्लियर। अनुच्छेद 8 क्या कहता है दोस्तों, भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। और अनुच्छेद 10 में क्या कहता है, नागरिक के अधिकारों के बने रहने के संबंध में इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर। देशीयकरण द्वारा भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है, भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता ली जा सकती है और वे व्यक्ति जो पंजीकरण द्वारा प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 महीने पहले से भारत में रह रहा हो उसे ही देशीयकरण का प्रमाण पत्र मिल सकता है। क्लियर। और दूसरा, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो, ठीक है, और उन्हें भी देशीयकरण का प्रमाण पत्र मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस नीति निदेशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। किस नीति निदेशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है।
सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज ग्राम पंचायतों की स्थापना को समाजवादी माना जाता है। नीति निदेशक तत्व की बात कर लेते हैं तो किस भाग में है? भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका वर्णन किया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निदेशक तत्व को किसी भी न्यायालय में लागू नहीं करवाया जा सकता है। वे राज्य के लिए एक निर्देश मात्र है और राज्य से अपेक्षा करता है कि राज्य कुछ ऐसे कार्य करे जो राज्य की जनता के लिए लाभदायक हो। क्लियर? और इसी के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन की बात करता है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में। सारी बातें क्लियर हो गई ना दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, नीति निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर या सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर? नीति निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? फटाफट से यहां पर आंसर कीजिएगा। किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। निधि निदेशक तत्व किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 39 ब क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 39 ब के अनुसार राज्य के संसाधन का इस प्रकार प्रयोग हो कि उनका लाभ जो है जनसंख्या के सभी भागों को प्राप्त हो। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? सही आंसर हो जाएगा 3 बार बुलाई गई है। कितनी बार बुलाई गई है? 3 बार बुलाई गई है। संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 108 में किया गया है। और यह कब बुलाई जाती है? जब 2 सदन में किसी एक बिल को लेकर असहमति हो तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। क्लियर? बुलाता कौन है? राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। और इनकी उपस्थिति में अध्यक्षता कौन करता है? उपसभापति। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? आंसर कीजिए फटाफट। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संघीय सरकार उसे कहा जाता है जिसमें बहुत से राज्य, प्रदेश या देश एक केंद्रीय सरकार के अधीन गठित होते हैं। क्लियर? भारत सरकार आधिकारिक तौर से संघीय सरकार है और आमतौर से केंद्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है। इसमें कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है दोस्तों? भारत राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 में कहता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है विधान परिषद एवं राज्यपाल, गलत है। विधानसभा एवं विधान परिषद, ये भी गलत है। विधानसभा एवं राज्यपाल, ये भी गलत है। चौथा, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। सही है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज ऑप्शन 4। राज्यों में विधायिका जो है किससे मिलकर बनती है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। ठीक है। और जहां 2 सदन होते हैं उन सदनों को क्या कहा जाता है? द्विसदनात्मक कहा जाता है। लेकिन अधिकांश राज्यों में विधायिका कैसी है? एक सदनात्मक है, जिसमें राज्यपाल और मात्र एक सदन विधानसभा होती है। इसका मतलब क्या है कि राज्य जो है एक सदनात्मक विधानमंडल है। ठीक है। मात्र 6 राज्यों में ही दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 2 सदन, यानी विधान परिषद कितने राज्यों में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश।
इन 6 राज्यों में जो है द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी कि इन सभी में क्या है, विधान परिषद है। क्लियर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, फटाफट से यहाँ आंसर कीजिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। क्लियर। संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 164 क्या कहता है दोस्तों? इसके अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है? विधानसभा में बहुमत हासिल करने वाले पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। और किसी भी राज्य में राज्यपाल जो है राज्य सरकार का नाम मात्र का कार्यपालक होता है, और वास्तविक सत्ता किसके हाथ में होती है? मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज भाग 9 के क में है। 74वां संविधान संशोधन यदि आपसे पूछ ले दोस्तों किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है, और इसके तहत नगर पालिका को भाग 9 क में जोड़ा गया है। क्लियर। और इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यह एक शहरी निकाय है जिसे पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार त्रिस्तरीय रूप में विभाजित किया गया है। नगर पालिका कितनी जनसंख्या पर गठित होता है? 20,000 या उससे अधिक लोगों की जनसंख्या पर। क्लियर। लेकिन अगर जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो तब नगर निगम का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों कहता है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 6 माह के अंदर। यदि पंचायत भंग किया जाता है तो कितने माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है? 6 माह के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है, और चुनाव केवल तभी होंगे जब कार्यकाल 6 महीने से आगे बचा होगा। ठीक है, लेकिन यदि पंचायत का कार्यकाल 6 महीने से कम है तो क्या होगा? चुनाव नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों? भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी, सिद्धराज ढड्ढा, राजीव गांधी, उपयुक्त सभी। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? यहाँ पर सभी प्रबल समर्थक थे, आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्वों के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है, जो कि सही कथन है। क्लियर। बी, केरल का राज्यपाल अपने दायित्वों के साथ साथ लक्षद्वीप के प्रशासक भी होते हैं। ये कथन यहाँ पर गलत होता है दोस्तों, क्योंकि लक्षद्वीप का अपना प्रशासक होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। लक्षद्वीप का अपना प्रशासक होता है। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासक की नियुक्ति यदि आपसे पूछ ले किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ शासित प्रदेश किसे कहा जाता है? संघ शासित प्रदेश सीधे केंद्र के नियंत्रण में होते हैं और उन्हें ही संघ शासित प्रदेश कहा जाता है। लक्षद्वीप के वर्तमान प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल खोदा पटेल। क्लियर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17 मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी दोस्तों? फटाफट से यहाँ पर आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज 7 न्यायाधीश की व्यवस्था थी। वर्तमान में यदि आपसे पूछ ले कि उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 33 न्यायाधीश है दोस्तों, लेकिन अधिकतम संभावित न्यायाधीश कितने हो सकते हैं? 34 हो सकते हैं। और ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है यदि आपसे पूछ ले कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 65 वर्ष की आयु में। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है?
धनंजय वाई चंद्रचूड़, जो कि भारत के 50वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्होंने शपथ कब ली थी? 9 नवंबर 2022 को इन्होंने शपथ लिया था। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है दोस्तों? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज भाग 5 में किया गया है। भाग 5 की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक आता है, जो संघ से संबंधित होते हैं। ठीक है, लेकिन संघ की न्यायपालिका किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 से 147 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब, ऑप्शन ए, कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं, बी, अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, सी, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, या डी, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं पूरा होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती है? जब न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता। क्लियर? तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक जज। तदर्थ न्यायाधीश एक प्रकार के अस्थायी न्यायाधीश होते हैं और इनकी नियुक्ति जो है, जब किसी कारणवश न्यायाधीश का पद रिक्त हो या किसी कारणवश इस पद पर कार्य करने में कोई न्यायाधीश असमर्थ हो, तो ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 127(1) के तहत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों के लिए निर्धारित गणपूर्ति कितनी है? 3 है। यह अगर पूरी नहीं होती है तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। सारी बातें क्लियर होगी ना? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, जिस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज राष्ट्रपति जारी करता है। महाभियोग की प्रक्रिया यदि आपसे पूछ ले किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग वह प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? अनुच्छेद 61, 124, 4 और 5, 217 और 218 में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की नियुक्ति प्रणाली से प्रेरित है? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की नियुक्ति प्रणाली से प्रेरित है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज फ्रांस की नियुक्ति प्रणाली से प्रेरित है। क्लियर? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति फ्रांस की न्यायिक प्रणाली से प्रेरित है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 127 के अंतर्गत। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होती है? 12 अक्टूबर 1993 को। किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। क्लियर? यह आयोग देश में मानवाधिकारों की प्रहरी है, यानी यह मानवाधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है, और संविधान द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा इसका गठन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब यह संख्या कितनी हो गई है? मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या दोस्तों 47 थी। आपको यहाँ पर आंसर करना है कि विषयों की संख्या अब कितनी हो गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज 52। समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे? 47 विषय थे, लेकिन अब कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य सरकार,
और केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकारों का वर्णन किया गया है। 7वीं अनुसूची में दोस्तों कितनी सूची का वर्णन किया गया है? 3 सूची का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। राज्य सूची पर राज्य का विधानमंडल और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ को भी है और राज्य के विधानमंडल को भी है। ठीक है। अवशिष्ट विषय को क्या होते हैं दोस्तों? अवशिष्ट विषय वैसे विषय होते हैं जिनका वर्णन न तो संघ में होता है, न राज्य सूची में होता है और न समवर्ती सूची में होता है। ऐसे विषयों को अवशिष्ट विषय कहा जाता है और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को है। क्लियर? संघ सूची की बात कर लेते हैं तो इसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय इसमें हो गए हैं। ठीक है। राज्य सूची की बात कर लेते हैं, इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया? 100 विषय को शामिल किया गया है। इसमें विदेशी मामले, शेयर बाजार, रक्षा, निगम कर, रेडियो टेलीविजन, डाकघर, बचत बैंक, बैंकिंग, बीमा, रेलवे, जनगणना, ये सभी जो है संघ सूची के विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राज्य मन्नार समिति किस राज्य द्वारा गठित की गई थी? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज तमिलनाडु के द्वारा। राज्य मन्नार समिति तमिलनाडु सरकार के द्वारा गठित होती है। कब गठित होती है? 22 सितंबर 1969 को। किसकी अध्यक्षता में यह समिति गठित होती है? पीवी राज मन्नार की अध्यक्षता में गठित होती है। किस लिए गठित की गई थी? राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के सुझाव को लेकर यह समिति गठित की गई थी। इस समिति के अन्य सदस्यों में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी, मुदलियार और पीसी चंद्र रेड्डी थे। क्लियर? दोस्तों पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए रोज लाते रहता हूं जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती हैं। और मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में इकोनॉमिक्स के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।